सोचिए, क्या कोई एक आइडिया, सिर्फ एक विचार पूरे के पूरे महाद्वीप का नक्शा बदल सकता है? आज हम राष्ट्रवाद की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी जबरदस्त ताकत जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को तो गिरा दिया, नए नए देश बनाए और हमारी दुनिया को हमेशा के लिए एक नया ही आकार दे दिया। ये जो तस्वीर है ना, ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये एक सपना है। सोचिए, साल था 1848, जब पूरे यूरोप पर राजाओं का राज था। तब एक आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरिये ने कुछ ऐसा सोचा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक ऐसी दुनिया जहां देश किसी राजा के गुलाम ना हो, बल्कि आजाद हों, लोकतांत्रिक हों और भाईचारे के साथ एक दूसरे से जुड़े हों। लेकिन सोरिये का यह खूबसूरत सपना बस एक सपना ही था। उस वक्त की जो असलियत थी ना, 19वीं सदी के यूरोप की, वो इससे बिल्कुल अलग थी। वो देशों का महाद्वीप नहीं था, बल्कि बड़े बड़े फैले हुए साम्राज्यों का एक कह सकते हैं एक पैचवर्क था। मतलब अलग अलग तरह के लोग जिन्हें सिर्फ एक चीज जोड़ती थी, अपने सम्राट के लिए वफादारी। तो इन दो दुनियाओं में फर्क क्या था? देखिए, एक तरफ थे साम्राज्य, जहां अलग अलग तरह के लोग बस अपने राजा या शासक की वजह से एक साथ थे, और दूसरी तरफ एक नया बहुत ही शक्तिशाली आइडिया उभर रहा था, राष्ट्र राज्य का। एक ऐसी जगह जहां लोग एक जैसी पहचान, एक जैसी कहानी और एक जैसी किस्मत से आपस में बंधे थे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे इस एक क्रांतिकारी सपने ने साम्राज्यों की सदियों पुरानी हकीकत को जड़ से उखाड़ फेंका? ये इतना बड़ा बदलाव हुआ तो हुआ कैसे? कहते हैं ना, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है, और राष्ट्रवाद के लिए वो चिंगारी भड़की थी पेरिस की सड़कों पे। 1789 फ्रांसीसी क्रांति। इतिहास में ये वो पल था जब राष्ट्रवाद सिर्फ एक सोच या आइडिया नहीं रहा, बल्कि एक जबरदस्त राजनीतिक ताकत बन गया। पहली बार लोग सिर्फ राजा की प्रजा नहीं, बल्कि देश के नागरिक बन गए। ये बहुत बड़ा फर्क था। इस एक क्रांति ने सच में सब कुछ बदल दिया। अब ताकत राजा के पास नहीं थी, बल्कि सीधे लोगों के हाथ में आ गई। ला पात्री यानी पितृभूमि और les citoyens यानी नागरिक, इन जैसे नए विचारों ने लोगों में ये भावना जगाई कि वो सब एक हैं, एक ही समुदाय का हिस्सा हैं और एक संविधान के तहत सबके अधिकार बराबर हैं। और फिर सीन में एंट्री होती है नेपोलियन की, इतिहास के सबसे दिलचस्प किरदारों में से एक पहेली। सवाल यह है कि वो क्रांति का विनाशक था या उसे फैलाने वाला? एक तरफ तो उसने फ्रांस में लोकतंत्र को खत्म कर दिया, खुद को सम्राट बना लिया, लेकिन मजे की बात देखिए, जब उसकी सेनाएं पूरे यूरोप में गईं तो वो अपने साथ क्रांति के आइडियाज भी ले गईं, जैसे कानून के सामने सब बराबर हैं और पुरानी जमींदारी प्रथा का अंत। तो चिंगारी तो लग चुकी थी और अब आग धीरे धीरे फैल रही थी। लेकिन आग को फैलने के लिए हवा और ईंधन की जरूरत होती है। राष्ट्रवाद के मामले में ये ईंधन दो बहुत ही शक्तिशाली और एक दूसरे से काफी अलग विचारों से मिला। ये दो विचार थे, उदारवाद और रोमानियत। एक ने लोगों के दिमाग पर असर किया और दूसरे ने सीधे दिल पर। चलिए पहले उदारवाद की बात करते हैं और इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए साल है 1833 और आप एक व्यापारी हैं। आपको हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक अपना माल ले जाना है। पता है क्या करना होगा? आपको 11 अलग अलग कस्टम बैरियर पार करने होंगे और हर बार नया टैक्स देना होगा। सोचकर देखिए, ये तो किसी भी व्यापार के लिए एक बुरे सपने जैसा था और तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट। तो जाहिर है, जो नया नया मिडिल क्लास उभर रहा था, उसने इन सब रुकावटों को देखा और कहा, बस अब बहुत हुआ। उन्होंने मांग की राष्ट्रीय एकता की। उनके लिए एक देश होने का मतलब सिर्फ देशभक्ति नहीं था, बल्कि बिजनेस के लिए अच्छा माहौल था। इसका मतलब था एक कॉमन मार्केट, अंदरूनी टैक्स का झंझट खत्म और सामान और पैसे की बेरोक-टोक आवाजाही। ये तरक्की का सीधा साधा फॉर्मूला था। लेकिन कोई भी देश सिर्फ पैसे और कानून से तो नहीं बनता है ना, उसकी एक आत्मा भी होती है, एक दिल होता है। और यहीं पर एंट्री होती है रोमानियत की। ये एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट था जिसका जोर तर्क पर नहीं बल्कि भावनाओं पर था। इसका मानना था कि किसी भी देश की असली आत्मा, उसकी सच्ची पहचान, उसके लोगों की साझी संस्कृति में बसती है। तो ये देश की आत्मा ये मिलती कहाँ थी? रोमानियतवादियों का मानना था कि ये छुपी है गांव के लोक गीतों में, त्योहारों पर होने वाले नाच में और उन कहानियों में जो पीढ़ियों से सुनाई जा रही थीं। उन्होंने लोगों को फैक्ट्स और आंकड़ों से नहीं बल्कि साझा यादों और जज्बातों से जुड़ने की कोशिश। अब सोचिए, जब आप उदारवाद की आर्थिक ताकत को रोमानियत की जज्बाती आग के साथ मिला दें तो क्या होगा? एक जबरदस्त धमाका।
और 19वीं सदी की शुरुआत में ठीक यही हुआ। पूरे यूरोप में क्रांतियों की जैसे बाढ़ आ गई। ग्रीस से लेकर फ्रांस तक हर जगह लोग सड़कों पर थे और उनकी बस दो मांगें थीं। एक ऐसा संविधान जो उनके अधिकारों की गारंटी दे और एक ऐसा देश जिसे वो गर्व से अपना कह सकें। लेकिन 1848 की ये जो बड़ी बड़ी क्रांतियां थीं, वो इतनी उम्मीदों के बावजूद नाकाम रहीं और इसी नाकामी की राख से राष्ट्रवाद का एक नया और कहीं ज्यादा क्रूर रूप पैदा होने वाला था। अब आदर्शों का जमाना खत्म हो रहा था और लोहे और खून का दौर शुरू होने को था। 1848 के बाद ये सपना टूट गया कि आम लोग क्रांति करके देश बनाएंगे। अब ये साफ हो गया था कि देश सड़कों पर नारे लगाने वाले आदर्शवादी नहीं, बल्कि महलों में बैठे चतुर और ताकतवर लोग बनाएंगे। अब राष्ट्रवाद की बागडोर कंजर्वेटिव नेताओं के हाथ में आ गई, जो इसे अपनी सैन्य ताकत और कूटनीति के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाले थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जर्मनी। 1848 में आम लोगों की क्रांति को तो बेरहमी से कुचल दिया गया। फिर प्रशिया के ताकतवर और चालाक नेतृत्व ने कमान संभाली। उन्होंने देश को भाषणों और वोटों से नहीं, बल्कि जंग से बनाया। सिर्फ 7 साल में 3 बड़ी लड़ाइयां लड़कर प्रशिया ने जर्मनी को, कह सकते हैं, तलवार के दम पर एक कर दिया। और कुछ ऐसी ही कहानी इटली में भी दोहराई गई। सदियों से बटा हुआ देश मेज़ीनी जैसे क्रांतिकारियों की कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। फिर सार्डिनिया प्यूडमॉन्ट राज्य ने बागडोर संभाली। एक बार फिर जंग और चतुर राजनीति के मेल ने ही आखिर में इटली को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। राष्ट्रवाद का सपना अब ताकत की जुबान बोल रहा था। तो 19वीं सदी के खत्म होते होते सपना सच हो चुका था। यूरोप अब साम्राज्यों का नहीं, बल्कि राष्ट्र राज्यों का महाद्वीप बन गया था। लेकिन इस जीत की एक बहुत बड़ी और अंधेरी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि राष्ट्रवाद का जो आइडिया लोगों को जोड़ने के लिए बना था, अब वही उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बनाने वाला था। सदी के आखिर तक आते आते राष्ट्रवाद का वो शुरुआती उदारवादी दिल जैसे धड़कना ही बंद हो गया था। जो आइडिया कभी आज़ादी और एकता के लिए था, वो अब एक जहरीली, एक दूसरे से होड़ करने वाली सोच बन गया। अब बात हम सब एक हैं की नहीं रही, बल्कि हम बनाम वो की हो गई। एक ऐसी अंधी दौड़ ये साबित करने की कि हमारा देश ही सबसे मजबूत, सबसे अच्छा, सबसे महान है। और इस नए आक्रामक राष्ट्रवाद का सबसे खतरनाक रूप बाल्कन इलाके में देखने को मिला। उसे यूं ही यूरोप का बारूद का ढेर नहीं कहते थे। जैसे ही कमजोर होता ऑटोमन साम्राज्य वहां से हटा, कई नए नए देश आजादी के लिए उठ खड़े हुए। लेकिन सूर्य के सपने वाले भाईचारे की जगह इन देशों में एक दूसरे के लिए गहरी जलन और शक था। हर कोई अपने पड़ोसियों की जमीन हड़प कर बड़ा बनना चाहता था। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या फ्रेडरिक सोरिये का वो सपना पूरा हुआ? जवाब है हाँ भी और नहीं भी। फ्रेडरिक सोरिये का सपना आधा ही सच हुआ। राष्ट्रों की दुनिया तो बन गई थी, ये सच है, लेकिन उनके बीच भाईचारे का जो सपना था, वो एक बुरे सपने में बदल गया। राष्ट्रवाद की जिस ताकत ने लोगों को आज़ादी दिलाई थी, अब वही ताकत उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही थी। और इसी दुश्मनी का नतीजा था पहला विश्व युद्ध। सपना हकीकत तो बना, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत थी जिसकी कीमत खून और आंसुओं से चुकाई गई।